आज मैं अपने नाज़रीन को एक अहम शख्सियत से रूबरू करवाने जा रही हूँ। मैं डॉक्टर शबनम काशी कला कस्तूरी के सभी नाज़रीन को, सभी श्रोताओं को अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ और तहे दिल से काशी कला कस्तूरी के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड रिनाउंड प्रोफेसर कमर जहां साहिबा लखनऊ से लाइव हो रही हैं, बल्कि लाइव हैं, और मैं आपका बहुत ही पूर्व काशी कला कस्तूरी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। शुक्रिया शबनम, आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया और मुझे इसकी भी खुशी है कि मैं अपने तालिब इल्मों की एक बहुत अच्छी टीम न सिर्फ बनारस में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वो बिखरे हुए हैं। और टीचिंग एक ऐसा पेशा है जिसकी शिनाख्त उसके तालिब इल्मों से होती है। टीचर की, आप किसी भी पेशे को लीजिए, वो इंडिविजुअल होता है। जैसे कोई इंजीनियर, ये इंजीनियर हैं, ये डॉक्टर हैं, दिन भर नए लोग आते हैं और उनके सामने से जाते रहते हैं, उनका कोई बराह रास्त उनसे रिश्ता नहीं होता, ठहरने वाला देर पा रिश्ता कोई नहीं होता। लेकिन तालिब इल्म का रिश्ता ऐसा होता है कि टीचर की शिनाख्त सिर्फ तालिब इल्म होता है। अगर कोई टीचर, तुमने बहुत से इसके पीछे तालिब इल्म है, बहुत से इसके जानने वाले हैं, बहुत से लोग इसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होता कि तालिब इल्म वहाँ से पढ़ के 2 साल में 3 साल में निकल जाए तो उससे रिश्ता टूट जाता है। बल्कि आप जैसे तालिब इल्म न सिर्फ बनारस में बल्कि बनारस से बाहर भी मेरी पहचान है। ये मेरी खुशनसीबी है कि हम जब भी कोई दुनिया छोड़कर जाता है, चाहे वो इंसान हो, अपनी औलाद छोड़कर जाए या तालिब इल्म छोड़कर जाए, वो ये चाहता है कि अपने विचार, अपने ख़यालात, अपनी आइडियोलॉजी वो कुछ ऐसे लोगों में मुंतकिल कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, जिससे वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहे। तो तालिब इल्म वो शनाख्त है हमारी, वो आइडेंटिटी है जो मरने के बाद भी हमको ज़िंदा रखती है। और उसी सिलसिले की एक कड़ी आप भी हैं। मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं आपसे बैठकर गुफ्तगू कर रही हूँ कुछ अपने बारे में। शुक्रिया बुलाने का। मैडम, मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं मैं अपने नाज़रीन को बता देती हूँ, बहुत लोग उर्दू से पूरी तरह आशना नहीं है, और तालिब इल्म मीन्स होता है स्टूडेंट, शिष्य, शिष्याएं। तो मैं भी आपकी शिष्य रही हूँ, स्टूडेंट रही हूँ, तो इसलिए मतलब हूँ, अब भी हूँ। तो जैसे आपको अगर फख्र हो रहा है तो मुझे भी इस बात का बहुत फख्र है कि आप मेरी टीचर रही हैं। नाज़रीन, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर कमर जहां न सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक रिनाउंड प्रोफेसर थी, बल्कि आप सोशल एक्टिविस्ट, शिक्षक संघ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का शिक्षक संघ, उसकी आप सचिव रही हैं। काशी नारी एकता, ये इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी आप प्रेसिडेंट थी। गांधीयन इंस्टीट्यूट से भी आप जुड़ी, और इसके अलावा जो 92 में जो दंगे हुए थे उसमें आप बनारस की, क्योंकि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहती थी, कैंपस में रहती थी, और उस वक्त माहौल खराब हो रहा था 92 के दंगे में, तो इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनारस की गलियों में घूम कर लोगों से हाथ जोड़ ये इस्तुदुआ किया, ये विनती की, ये गुजारिश किया कि माहौल को अच्छा रहने दीजिए ताकि माहौल ना बिगड़े, हम लोग आपस में भाई भाई हैं, भाईचारगी का पैगाम देती रहीं, और अपनी एक इंसानियत की इन्होंने उस वक्त भी सबूत दिया और पैदल शहरों में टहलती रहीं। इसके अलावा आपका जो सबसे अहम काम है, जिस पे हम बारी बारी से आपसे हम बात करेंगे, वो ये है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर ने अपने उसी कैंपस में, वो डॉक्टर रहते थे, उन्होंने अपनी बीवी को जलाकर मार दिया था, मर्डर कर दिया था। तो उसका कोई आई विटनेस नहीं था। ये पहली ऐसी शख्सियत थी
शख्स थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उसके लिए गई और जाके उसको इंसाफ उसकी बीवी को दिलाया जिसकी डेथ हो चुकी थी, और उस डॉक्टर को सजा हुई। तो ये बहुत हिम्मत का काम था, इनके लिए धमकियां भी आई, बहुत कुछ था। और इसके अलावा मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का के अरविंदो कॉलोनी में शायद 17 नंबर था क्या क्वार्टर का इनके, तो उसमें आप रहती थी, और उस क्वार्टर में रहने के साथ साथ जो फ्लैट था उसमें आप BHU कैंपस में, वो सिर्फ इनका घर नहीं था, इनका क्वार्टर नहीं था, बल्कि पूरा आश्रय था। वो परिंदों का आश्रय था, जानवरों का आश्रय था, स्टूडेंट्स का आश्रय था, जिसको कहीं कोई जगह नहीं मिलती थी। जो स्टूडेंट्स है पढ़ने के लिए, उनको अगर हॉस्टल नहीं मिल रहा है, कोई गरीब है, अमीर है, कुछ भी है, हर तबके के लोग, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, सबके लिए इनका घर था। और सब जैसे लगता था कि सब इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं के घर के मेंबर हैं। तो ये शख्सियत आपकी है, तो मैं ये चाहूंगी कि आपसे बारी बारी पे से हर जो जितनी चीजें आपकी मैंने बताया है उस पर मैं बात करूं। तो सबसे पहले कमर आपा, मैं बात आपसे करूंगी, काश विश्वविद्यालय में यानी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर होते हुए, बच्चों को तालीम देते हुए, सोशल काम में भी आप इन्वॉल्व थी, पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। इसके लिए जो आपने ऑर्गेनाइज किया था काशी में कि नारी एकता, इसके आप प्रेसिडेंट थी, इसके बारे में बताइए, इसके क्या काम थे, किस तरह से आप लोग एक्टिव थी, इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में जानना चाहते हैं। देखिए शबनम, मेरी तरबियत ऐसे माहौल में हुई थी जहाँ मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, जिन्होंने बहुत सख्ती से, और बहुत आइडियोलॉजिकल होना बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल होना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। आइडियोलॉजी को आप सिर्फ शेयर करते हैं, लोगों से लेते हैं, लोगों को देते हैं, फैलाते हैं, लेकिन जब आप थ्योरेटिकल हो जाते हैं और किसी मैदान में कूद पड़ते हैं और प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो उस वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइडियोलॉजी एक कमरे में बैठकर आप अपनी फैला सकते हैं, लेकिन जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, किसी को आपकी सहायता चाहिए, उस वक्त आपको अपना समय, अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, आप किसी चीज़ को बांध कर नहीं रख सकते। उस वक्त आपको वो सब लोगों में देना पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि तरबियत इस तरह हुई थी, और थोड़ी तंगी भी थी घर में, मैं बताऊं तो मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ा। बचपन से मेरी तालीम 7 बरस की थी तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो जाहिर है कि फिर इतने छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। और अब से तकरीबन 80 साल पहले सोचिएगा, आज का ना सोचिएगा कि सरकारी स्कूल खुले और चले गए और दाखला हो गया और खाना मिल रहा और कपड़ा मिल रहा है। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर कमर जहां मैम 20 अक्टूबर यानी परसों 80 साल की 79 पूरी करके 80 साल की हो रही हैं। तो इस उम्र में आप इतना अच्छा कर रही हैं, अभी आप बीच बीच में सुनते जाइएगा इनको। जी। तो ये हुआ कि जब मेहनत से हमको पढ़ना पड़ा आगे जगह बनाने के लिए। अच्छा, मेरी माँ जो थी वो बहुत ज़हीन औरत थी। वो मेरे फादर की जब डेथ हुई मुश्किल से 30-32 साल की थी, बहुत जल्दी डेथ हो गई थी उनकी, लेकिन वो उस वक्त भी सोचिए, अब से लगभग 100 साल पहले वो क्लास 3 उन्होंने पास किया था, यानी वो स्कूल जाती थी। यानी उस ज़माने में औरत के स्कूल जाने को कोई तसव्वुर ही नहीं था, और वो भी मिडिल क्लास की औरत, लेकिन उन्होंने पढ़ा था। तो वो पढ़ाई की अहमियत को समझती थी, और जब वो विडो हुई तो उन्होंने कहा मैं लड़की को ज़रूर पढ़ाऊँगी। ये कितना बड़ा फैसला था आज से 80 साल पहले, एक विडो औरत का, यंग औरत का, जिसका कोई सहारा नहीं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो उन्होंने फिर मुझे पढ़ाना शुरू किया, और उसमें बड़ी सख्ती की बचपन से मेरे साथ पढ़ाई में। और उस सख्ती का नतीजा ये हुआ कि मेरी सोच भी बदलती गई, मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा होता गया, और होते होते फिर जब मैं ट्यूशन भी मैंने किए उसमें अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए। तो मेरी माँ भी बहुत मेहनत करती थी, सिलाई विलाई करती थी और अच्छे काम करती थी, और बहुत मेहनत से, बड़ी मेहनती औरत थी। तो उन सब चीज़ों का असर मेरे ऊपर भी पड़ा, और उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसका असर बहुत पड़ा मेरे ऊपर।
और मैं बचपन से इंडिपेंडेंट हो गई एकदम, जैसे अपने पैरों पर खड़ा होना, मजबूत होना, अपने फैसले लेना, और जो कुछ भी सामने आ रहा है उसको फेस करना, ये बहुत बड़ी बातें थी जो हमें वक्त से पहले आ गई थी। तो और किसी भी चीज़ की मैंने कभी आरजू नहीं की कि मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, कि मुझे अच्छा खाना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस एक मकसद सामने था कि मुझे रिजल्ट अपना अच्छा देना है। तो वो धीरे 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 होता गया, और खुदा का शुक्र है कि मैंने फिर डबल एमए किया, दोनों में फर्स्ट डिवीजन लिया, और दूसरा एमए मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्राइवेटली किया था, जबकि मैं रेगुलर भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने फर्स्ट डिवीजन लिया, मैंने फर्स्ट पोजीशन ली, मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो ये सोचिए कितने बड़े अचीवमेंट है, जबकि मैं वहाँ की रेगुलर तालिब इल्म भी नहीं थी। तो उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि जब वहाँ पोस्ट निकली विमेंस कॉलेज में, तो मैंने अप्लाई कर दिया था यूं ही कि यूनिवर्सिटी की सर्विस बहुत छोटी चीज़ नहीं होती भाई, आज भी नहीं मिलती किसी को जल्दी, हमें क्या, उस वक्त तो और भी मुश्किल था। तो मैंने अप्लाई कर दिया था, लेकिन पेपर क्वालिफिकेशन, मेरे पेपर्स बहुत अच्छी थी क्वालिफिकेशन, उस पर मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था विमेंस कॉलेज में। 2 साल वहाँ पढ़ाया, फिर 72 में विमेंस कॉलेज चली गई थी, 74 में मैं उसमें चली गई मेन डिपार्टमेंट में, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, और 75 में मेरा परमानेंट अपॉइंटमेंट हो गया। अब ज़ाहिर है जब परमानेंट अपॉइंटमेंट हो गया तो मैंने वहाँ रहने के ठिकाने भी ढूंढे। तो शुरू में मुझे एक छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट मिला, जो यंग लेक्चरर्स को वहाँ मिलता था कि जब तक उनका सीनियरिटी में नंबर नहीं आता था उनको बड़ा मकान नहीं मिलता था। वहीं मैं रहते हुए 74 से मैं रह रही थी वहाँ, 75 में मुझे मिला था, और वहीं 80 के करीब नरेंद्र तिवारी का ये वाकया हुआ था, मर्डर वाला, वाइफ का मर्डर उसने किया था। तो उस इलाके में सब यंग टीचर्स रहते थे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे, उनको बसेस में सुबह पहुंचाने जाती थी सड़क तक, घर के सामने सड़क थी, वहां तक जाके बस में बिठा के तब औरतें आती थी। तो एक दिन कुछ औरतें भागी भागी, वो सब मुझे बाजी कहती थी, दीदी नहीं कहती थी, बाजी कहती थी, पूरे इलाके की औरतें। तो 2-3 औरतें भागी भागी आई कि बाजी जल्दी चलिए जल्दी चलिए, देखिए एक वहाँ एक औरत जल के मर गई, एक औरत जल के मर गई। तो मुझे नहीं पता था कैसे जल के, मैं चाय बना रही थी, चूल्हा बंद किया और मैं नंगे पैर भागी थी, किचन में मैं चप्पल पहन के नहीं जाती थी, तो मैं नंगे पैर थी, मैंने चप्पल भी ना देखी और मैं नंगे पैर भागती भी गई। तो 3-3 मंजिला ब्लॉक बने हुए हैं, आज भी हैं वो टीचर्स फ्लैट, 3-3 मंजिला ब्लॉक बने थे। तो हमारे ब्लॉक को छोड़ के अगले ब्लॉक में ये हादसा हुआ था। तो मैं भागती भागती गई उस ब्लॉक में, और 2 मंजिलें चढ़ के जब मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो मैं एकदम दरवाजे में खड़ी की खड़ी रह गई, क्योंकि मेरे सामने एक बिल्कुल बरहना औरत पड़ी हुई, उसका पैर जल रहा था, वो औरत तो जल चुकी थी, उसका पैर जल रहा था। मैं, और जाहिर उस वक्त मैं भी यंग थी, सेंसिटिव थी, कभी किसी को मरते तक नहीं देखा, न कि जलते हुए एक औरत को मरते देखना, वो मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। तो वो बरामदे में जैसे दाखिल हुई है तो उस बरामदे में कमरों के दरवाजे भी खुलते थे और किचन का दरवाजा भी खुलता था। तो बस मैं दरवाजे में खड़ी रह गई और मैंने देखा कि वो औरत जल रही है, और सिर्फ उतना हिस्सा काला था, कमरे साफ थे बिल्कुल, और बाथरूम लैट्रिन साफ थे, सिर्फ वो हिस्सा काला था जिसमें वो औरत जल रही थी। तो मुझे लग गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, जैसे तेल वेल डाल के इसको जलाया गया है, उससे आंच निकली है और पूरा किचन काला हो गया है। खैर इतने यंग थे कि मैं कुछ फैसला भी नहीं ले सकती थी, कोई आई विटनेस भी नहीं था, रो कर वहां से सब औरतें भी रो रही थी, और हम लोग फिर वहां से हट आए थे। इस दरमियान पुलिस आ गई थी तो हम लोगों को वहां से हटा दिया गया, कहना चाहिए। तो उसके बाद घर आकर मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई कि ये कैसी औरत जल रही थी कि पूरा घर काला हो गया था। अगर वो मिट्टी के तेल से जलती है तब तो कालक हो सकती है, लेकिन अगर सब्जी पका रही है, कोई खाना पका रही है, चाय बना रही है और वो स्टोव गिरने से जल गई वो, तो पूरा घर कैसे काला हो गया।
लेकिन इतनी देर में पुलिस आई और पुलिस को भी शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और उन लोगों ने कहा कि जल्दी इनको ठिकाने लगा दो। बस वो विद इन फ्यू आवर वो जल्दी से उसको उठा भी दिया गया, घाट भी पहुंचा दिया गया, जला भी दिया गया, और सब लोग हाथ धोकर बैठ गए। तो मैंने फिर उन औरतों से बात की, मैंने कहा देखो तुम लोग, ये मुझे कुछ ये सच नहीं लग रहा है, ये नॉर्मल केस नहीं लग रहा है, ये सिर्फ नहीं हादसा नहीं लग रहा है, इसमें कुछ और हुआ है। अब औरतें जो थी कहने लगी, वो यंग क्योंकि सब टीचर्स थी तो वो सब धीरे धीरे हमारे साथ आना शुरू हो गई। लेकिन जो मर्द थे उन्होंने औरतों का कहा मेरी तरफ से कि तुम उधर मत जाओ, और फिर मर्दों को मैंने निकालने की पहले कोशिश की, मैं औरतों को क्यों निकालती, ये फैसला लेना ये मर्दों का काम था। मैं तो एज ए टीचर उनके पास गई थी, पड़ोसन की हैसियत से नहीं गई थी। लेकिन ये कि सोचने समझने वाले मर्दों को सोचना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं 2-3 घरों में गई, अब वो चली गई, उसका क्रियाक्रम सब हो गया, पुलिस हाथ झाड़ के, जैसे आजकल भी आप देखती हैं न्यूज में देखती हैं क्या क्या होता है, किस तरह मर्डर हो के कितने खामोशी से सब खत्म कर दिया जाता है, और आई विटनेस होते हैं, खुले में सब काम होते हैं। वहां तो कोई आई विटनेस भी नहीं था, तो मैं क्या करती। तो मैंने मर्दों को बुलाने की कोशिश की घर से, यंग लोगों को, कि तुम लोग आओ और देखो ये नेचुरल, ये कुछ नहीं है, ये जो कुछ हुआ है ये कुछ सही नहीं है। तो कुछ मर्द तो बात ही नहीं कर रहे थे, अंदर चले गए, और 1-2 लोगों ने अपनी वाइफ से बाहर कहलवा दिया जब हम दरवाजे पर खड़े थे कि उनसे जाकर कह दो कि वो घर पर नहीं है, जबकि मैंने उनको घर में देखा, लेकिन उन्होंने कहलवा दिया कह दो कि घर में नहीं है। तब मैंने कहा कि देखो ये आज पहली बार ये हादसा नहीं हुआ, अभी ये बहुत कम हो रहे हैं। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, हर दूसरी औरत जलाई जाएगी, उस वक्त तुमको इसकी अहमियत मालूम होगी कि ये क्या हुआ था और हम नहीं बोले थे। सबसे बड़ी बात तो जो टीचर्स, वो उनकी वाइफ्स जो थी, हम टीचर थे, उनकी वाइफ्स तो टीचर नहीं थी। जितने टीचर थे उनकी वाइफ्स निकल के, देखिए बहुत बड़ी बात मैं बता रही हूँ, ये कोई छोटा हादसा नहीं था। वो यंग जो औरतें थी जो सिर्फ हाउस वाइफ्स थी, वो निकल कर हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि बाजी हम आपका साथ देंगे, आप बताइए आप क्या चाहती हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ इस आवाज़ में शामिल हो जाओ कि ये जो कुछ हुआ है ये हादसा नहीं है, सुसाइड भी नहीं है, ये मर्डर है, बस इसमें तुम शामिल हो जाओ। कहने लगी क्या करें। मैंने कहा मेरे साथ तुम लोग चलो, वीसी के पास चलो सब लोग, और उनको ये बात करो। वाइस चांसलर साहब को मालूम हो गया था कि ये लोग आने वाली हैं, तो उन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी लगा रखी थी और हम लोग अंदर बगैर इजाज़त के दाखिल हो गए थे। अब इतनी टीचर्स को तो भगा नहीं सकते थे, और बच्चों को भी ले गए थे कि चलो वहाँ शोर करना, तुम लोग खेलना कूदना, शोर करना, हमारी बात सुनी जाए। मतलब किस किस तरह हम दबाव डाल सकते हैं। फिर वो आए, उन लोगों ने चाय वाय भी अंदर से भेज दी, लेकिन वीसी साहब 1 घंटे तक नहीं आए। तो हम लोगों ने कहलवा दिया कि वीसी साहब से कह दो कि हमारा दोपहर का खाना भी पका ले और हम आज यहाँ से बगैर बात किए नहीं जाएंगे। तो मजबूरन उनको 1-1.5 घंटे में आना पड़ा। और बच्चे खूब खेल रहे थे, लॉन में सोफे पर कूद रहे थे, औरतें भी खूब चहल पहल थी। वीसी साहब ने सोचा कि बगैर जाए काम बनेगा नहीं, तो आए, बात की, और बातें जाहिर है कि लॉजिकल हुई। ऐसा नहीं कि बस आप ये कर दीजिए, नो, हमें इन चीज़ों का आप जवाब दे दीजिए जो लॉजिकल हैं, इनका जवाब दीजिए, और नहीं तो आप इस केस को बढ़ाइए। ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, ये साफ कह दिया था उनसे। मजबूरन उनको फिर, और उसके बाद जब उन्होंने कहा ठीक है हम इस चीज़ को आगे, और उसको सस्पेंड कीजिए डॉक्टर को, पहले सबसे पहले आप यहाँ, हम लोग हैं, बगैर सस्पेंड किए उसे नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ से। तो देखिए एक दबाव जो होता है बड़ी चीज होता है। आप यहाँ भी देखते हैं मामूली लोगों के हादसे, जला दिया रात में, ये कर दिया वो कर दिया। अभी आजकल कई केसेस चल रहे हैं, लेकिन उस केस में ये हुआ कि उसके बाद हम लोग उठ के लंका थाने गए, और लंका के थाने की पुलिस को हम लोगों ने, उनके एसपी को फ़ोन किया, वो आए और उनको ये तमाम सबूत दिए गए, और फिर लंका थाने को भी उन्होंने सस्पेंड किया
तमाम लोगों को। देखिए बड़ी चीज़ें हो रही हैं, मैं नहीं सोचती हूँ कि वो ये अकेली कमर जहाँ नहीं थी, ये पूरा एक मजमा था, पूरी उसकी आवाज़ थी, पूरी सच्चाई थी। तो उन्होंने फिर वहाँ के लोगों को भी सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट मांगी गई जलने की, जो उसकी थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो निकलवाई गई। अब तमाम चीज़ें जमा होना शुरू हो गई। देखिए आई विटनेस कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद केस जो है वो मैं ये चाहती हूँ कि आपकी भी बहुत सी बातें हम लोग करनी है, इसको ब्रीफ में बताइए। और जहाँ आप लास्ट तक गई हैं और अपनी गवाही ओके, वो सब हो गया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि उसको भी सस्पेंड किया गया और फिर मुकदमा सेशन कोर्ट में चलने लगा। तो उसमें जाहिर है कि गवाह की ज़रूरत थी। अब गवाह कोई आई विटनेस तो था नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं जाऊंगी। मैं बहरहाल गई, यूनिवर्सिटी ने भी मुझे सिक्योरिटी दी, लंका थाने ने दी, मैं गई और मैंने वहाँ जाकर वकीलों से बहस भी की, जज साहब से बहस की कि ये सब गलत हो रहा है। और बहरहाल उन्होंने हमारा साथ दिया और ये मुकदमा चला। और चलने के बाद वहाँ से सेशन कोर्ट से उसको मौत की सज़ा हुई। देखिए अब बगैर आई विटनेस के ये साबित हो गया कि उसने मर्डर किया था। उसके बाद उसको सज़ा हो गई मौत की। फिर वहाँ से उसने हाई कोर्ट में अप्लाई किया और वहाँ से वो बिल्कुल दूध का धुला बरी हो गया कि उसने कुछ नहीं किया है। तो ज़ाहिर ये चीज़ें बहुत थका देने वाली होती हैं, टाइम टेकिंग होती हैं, जहन ख़राब होता है, घर गृहस्थी, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, सभी कुछ था हमारे सामने। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, ये मुकदमा अगर हाई कोर्ट से इस तरह बरी हो गया तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक हमारे जाने का कोई रास्ता नहीं था, ना हमें मालूम था। लोगों ने बताया आप सुप्रीम कोर्ट तक ये मुकदमा बराह रास्त नहीं लड़ सकती, इसको यूपी गवर्नमेंट लड़ेगी। अब यूपी गवर्नमेंट के पास हम लखनऊ आए और यहाँ आकर हम लोगों ने कोशिश की। और उसी ज़माने में हमें ज़रूरत हुई कि ये काम अकेले करना कितना मुश्किल होता है। हमें ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन की, कुछ ऐसी जुझारू औरतों की, बाहौसला बाहिम्मत औरतों की, जो इस तरह के इश्यूज़ को लेकर खड़ी हो सके। उसी ज़माने में मैंने नारी एकता की बुनियाद डाली थी, जो मेरी औरतों की ऑर्गेनाइजेशन थी नारी एकता, उसकी बुनियाद डाली थी। और तब ये डॉक्टर स्वाति, मैं प्रेसिडेंट थी उसकी, डॉक्टर स्वाति उसकी सेक्रेटरी थी, क्योंकि वो एक्टिव औरत थी। और बहुत मुश्किल होता है, मैंने कहा ना, आइडियोलॉजिकल होना अच्छा होता है, प्रैक्टिकल होना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें प्रैक्टिकल हमको औरतें नहीं मिल रही थी जो हमारे साथ खड़ी होती कि नहीं हम आपके साथ हैं और आप चलिए। सुप्रीम कोर्ट तक के लिए फिर हम लोग यहाँ लखनऊ आए और यहाँ की सरकार से मदद मांगी और सरकार ने अपने खर्च के ऊपर, अपनी जिम्मेदारी पर ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाया। और हम लोगों की सबसे बड़ी जीत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट की सज़ा को सही बताते हुए मौत की सज़ा को बरकरार रखा। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन मौत की सज़ा के बाद वो क्योंकि काफ़ी यंग था, उसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मर्सी अपील की। मर्सी अपील में उसको उसकी मौत की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया गया और फिर उसने उम्र कैद पाई। ये उसका नरेंद्र तिवारी का था। तो जाहिर इस तरह के काम करने से हौसले बढ़ते जाते हैं, कहाँ हम क्या कर सकते हैं, अपनी ताकत का भी अंदाज़ा होता है। हमने भी एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं पाई कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हमको नौकरी मिल गई और अब हम खाएं पिएं बढ़िया बढ़िया। शुरू में मैंने भी सोचा था, मैं आपको बता रही हूँ सच, कि मैंने बताया कि मैं बहुत अभाव, बहुत ही कमियों में, बड़ी तंगी में मेरी ज़िंदगी गुजरी थी। तो जब अच्छी नौकरी मिली, मैंने भी सोचा कि हाँ मैं खूब अच्छा खाऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े मैं पहनूंगी, मैं अच्छे जेवर भी बनाऊंगी, सोने चांदी के, सब खूब शौक पूरे करूंगी। वो जो अभाव था, वो जो कमियां जिंदगी की थी, वो जो महरूमियां थी, मैं इनको अब दूर करूंगी। लेकिन फिर खुद ही लेटते थे, सोचते थे, अपना सेल्फ एनालिसिस करते थे कि क्या हमने एजुकेशन इसीलिए पाई है, क्या हमारे पैसे का यही मकसद है कि हम अपनी ज़िंदगी की कमियों को पूरा करें? क्या हमारे जैसे, हम तो इन हालात से लड़ के, झगड़ के, स्ट्रगल करके निकल आए, कितनी ऊंची जगह पर पहुंच गए, लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो सब कामयाब हो जाएंगे बगैर किसी की मदद के? तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं और उनको मदद नहीं मिल रही है, मैं अपने
इस सर्विस का फ़ायदा उठाते हुए मैं उनकी मदद करूँगी। तब मैंने धीरे धीरे बच्चों को घर में रखना शुरू किया और उसमें कोई पाबंदी नहीं थी, बस ये कि आप गरीब हों और पढ़ने के शौकीन हों, बस। और एक बार उनके घर वालों को बुला के बात कर लेते थे, ये भी नहीं कि भाई आपने कैसे रख लिया, कोई चोर है, वो चक्का है, मर्डर है, आप चली कर रखे चली जा रही हैं। तो वो थोड़ा सा कर लेते थे। बाकी हमने रखा बच्चों को, और माशाल्लाह हमारे यहाँ से लोग अपने एक बच्चे को, 2 बच्चों को, मुश्किल हो जाता है एजुकेशन देना, लेकिन मेरे बच्चे दर्जनों के हिसाब से, मुझे अब गिनती भी नहीं याद है, उसमें आईएएस भी निकले, पीसीएस भी निकले, बहुत से इंजीनियर बच्चे जो आज भी पूरी दुनिया में फैले हैं। मेरा एक बेटा अमेरिका में इंजीनियर है, एक जर्मनी में इंजीनियर है, एक मलेशिया में है। और न सिर्फ वो ये कि पढ़ लिख के गए, और घर में हमारे सबसे बड़ी जो हमें कंप्लीट औरत का तस्वुर मिला, वो ये कि वो सब बच्चे हमें माँ कहते थे। अम्मा, मम्मा, माँ, यानी माँ के जितने भी संबोधन थे, जितने भी तरह से माँ को एड्रेस किया जा सकता है, वो सब मेरे घर में मौजूद थे। तो मैंने बहुत ही अच्छी, बड़ी कामयाब, बड़ी भरी पूरी जिंदगी गुजारी, यानी जिंदगी से कोई शिकवा नहीं रहा। और वो सब बच्चे मेरे साथ देते थे हर काम में। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी जगह होते हुए मेरे पास जो बुनियादी ज़रूरतें थी वो नहीं थी। मैं रिटायर हो गई हूँ, तब तक मेरे पास माइक्रोवेव ओवन नहीं था, मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, मेरे पास कोई कपड़े धोने के लिए धोबी नहीं था, मेरे पास कोई माली नहीं था, मेरे पास कोई झाड़ू पोछा करने वाली कोई हेल्पर नहीं थी। अब आप ये सोचिए, ये इतनी बड़ी तपस्या की जिंदगी थी, लेकिन उस तपस्या में साथ दिया मेरे बच्चों ने मेरा, और वो सब मेरे साथ काम करते थे, और मैं सिर्फ खाना पका देती थी। सादा खाना जिंदगी भर खाया। उस वक्त तो एहसास होता था कि हमारे पास अच्छा खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आज पता लगता है कि वो खाना कितना अच्छा था, जिससे मैं आज तक इतनी हेल्दी हूँ। अगर मैं भी खूब अच्छा बढ़िया खाना खाना शुरू कर देती तो शायद बेटा आज 80 बरस के सिन में मेरी हेल्थ ऐसी ना होती जैसी आज है। क्योंकि टच वुड, शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का, न मुझे ब्लड प्रेशर है, न शुगर है, न आर्थराइटिस है, न मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं कुछ बीमार हूँ। बस सुबह 4 बजे मैं बेड छोड़ देती हूँ। आज भी मेरा वही रूटीन है जो बचपन से था। बचपन में पढ़ाई के लिए वो रूटीन रहा, फिर जवानी में सर्विस की वजह से, और न सिर्फ इतनी मेहनत की ज़िंदगी के बाद न सिर्फ सर्विस की मैंने, और आप जैसे बच्चे, मुझे फ़ख्र होता है, बहुत फ़ख्र होता है जब कहीं भी कोई मिल जाता है, कहीं कोई बात करता है। आज तक हमारे पास दर्जनों फ़ोन आते हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कोई भी टीचर कि परसों मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, और पूरी दुनिया से मेरे पास फ़ोन आएंगे। वो वही तो मेरी कमाई है। आप बताइए, इस उम्र में मैं 10-20 लाख रुपया भी लेकर बैठी होती तो क्या इस वक्त मैं 1 से 2 रोटी खा सकती थी? क्या एक भी अच्छा कपड़ा पहन सकती थी? लोग कितना बेवकूफ कहते, देखो 80 बरस की औरत पागल हो गई तो सिल्क साड़ी पहने घूम रही है। तो होता ये है आमतौर से कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें बहुत कम होती हैं, और उनको एक बार आप लाइन पर ले आइए तो फिर उसके बाद जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो मेरे बच्चे मेरी कमाई हैं, और उन सब के फोन आते रहते मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर कमर जहां जो हमारी टीचर मेरे उस्ताद भी रही हैं, और इनके यहाँ हर वाकई में जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि कोई आईएएस भी है, इंजीनियर भी है, लोग जैसे अभी भी कमर आपा बोल रही थी कि मेरा एक बेटा वहाँ इंजीनियर है, एक बेटा फला जर्मनी में है, तो एक बेटा यूएस में, ये वो, तो बेटे इनके बेटे नहीं हैं, लेकिन वो जो लोग इनके यहाँ रह के, और वो गरीबी के मारे बच्चे थे। ऐसा नहीं कि वो उनके पास बहुत आसाइश था, और बहुत से जिनके पास था भी तो वो भी रहते थे ताकि वो हॉस्टल की उनको फैसिलिटी जब नहीं होती थी तो ऐसे भी बच्चे रहते थे। और यही नहीं, मैं इनके एक बहुत अहम चीजों की तरफ आती हूँ। इनका जो अहम कम अभी भी ये आप कर रही हैं वो ये कि एनिमल लवर आप हैं, और जबरदस्त है। अब वो बीएचयू में भी मैंने देखा कि कहीं भी अगर जाती थी और अगर बैल, गाय, साढ़ कुछ इस तरह से दिख गया या कुत्ते दिख गए जख्मी है तो वो ठिठक कर उसी जगह खड़ी हो जाती थी
थे अपने, और जब तक उसका इलाज नहीं करवा लेती थी, पर्टिकुलर जगह पे उसको नहीं पहुंचा देती थी नहीं। और अभी भी आप इसी में लगी हुई हैं, लखनऊ में हैं, लेकिन इस वक्त इसी काम में पूरी तरह इन्वॉल्व है। 60 रोटियां आप बनाती हैं, कुत्तों को पहुंचाती हैं, देती हैं दूध में डाल के, कि नहीं ये सब हो गया। मैम हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे ताकि हम लोग इससे इंस्पायर हों। मेरा मकसद देखिए, मैं नाज़रीन, मैं काशी कला कस्तूरी के सभी नाज़रीन, सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा मकसद ऐसी शख्सियत को लाना, ऐसे व्यक्तित्व को लाना काशी कला कस्तूरी के मंच पर। मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि हम ऐसे अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की अच्छी बातों को ले और इनकी जो चीजें हैं उनसे हम इंस्पायर हों और कुछ अच्छा हम लोग भी अपनी जिंदगी में कर पाए। तो मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका जो अभी का जो आप कर रही हैं उसके बारे में। देखिए, एनिमल लवर होना ना कोई नारा है, ना कोई प्रोपेगेंडा है, और ना होता है आमतौर से, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड ये चीज़ें होती हैं। खुद अपने दिल में ये चीज़ें पैदा होती है, और ये मुझे बचपन से है, क्योंकि जिस ज़माने में ये बहुत से माशाल्लाह बच्चे भी मेरे पास रहते थे, स्टूडेंट्स वगैरह, तो उस ज़माने में मेरे पास कम से कम 10 बिल्लियाँ थी और 4-5 कुत्ते थे, यानी BHU में। और जो कैंपस के अंदर जो घायल हो जाते थे या जब टूट फूट जाते थे। अच्छा, मैं काशी कला कस्तूरी के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये इनके पाले हुए नहीं होते थे, वो स्ट्रीट डॉग होते थे, वो ऐसे ही है, पाला इन्होंने कभी नहीं है जी ना, आज भी नहीं पालते हैं। आज कम से कम 40-50 कुत्ते आसपास सुबह से शाम तक मैं 4 मोहल्लों में खाना देने जाती हूँ। और आप ये बताइए कि उसका फायदा किसको पहुंचता है? अगर कोई हमसे कह दे इस एज में 80 बरस में कि जाओ 1 किलोमीटर जाकर मॉर्निंग वॉक कराओ, तो मैं नहीं करूंगी। लेकिन मैं उनको खाना खिलाने के लिए 4 मोहल्लों में जाती हूँ, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर मेरा मॉर्निंग वॉक हो जाता है। सुबह की साफ सुथरी पोल्यूशन रहित हवा जो होती है वो हमको मिल जाती है, और इतना हम चल लेते हैं। तो इसका फायदा किसको होता है बताइए? सिर्फ मुझे ना। और उस वक्त भी लोग ये जानते थे BHU में, लेकिन फर्क ये था कि यहाँ आकर मुझे बड़ी सख्तियां झेलनी पड़ रही हैं। BHU में ऐसा नहीं था। BHU में सब लोग, एक तो जानवर को भी, घायल को हमारे दरवाजे के आगे डाल जाते थे। तो भाई स्टूडेंट्स, हमारे घर से थोड़ी दूर पर मेन गेट था, तो जब स्टूडेंट्स गेट खोलने सुबह जाते थे तो वो आके बताते थे, अम्मा वहाँ वो कुत्ता पड़ा हुआ है, माँ वो गाय पड़ी उसका पैर टूटा है, माँ ऐसा है वैसा। तो मैं फौरन अपने डॉक्टर को फ़ोन करती थी और वो आते थे और उसका वहीं पे इलाज करते थे। ज़ाहिर वो डॉक्टर उठा के, तो हम पालतू तो था नहीं, उठा के ले जाते। तो वह डॉक्टर श्रीवास्तव एक हैं, वो अब भी हैं, दुर्गा कुंड के मंदिर के सामने वो रहते थे, और आज भी हमारा उनसे रिश्ता है, बराबर फ़ोन करते हैं वो। तो वो आते थे और आकर इलाज करते थे, और हम उनको फीस भी देते थे, बाकायदा आने जाने की फीस भी और दवा का पैसा भी। तो थोड़े दिन तक उन्होंने हमारे घर के तौर तरीके देखे कि इतने स्टूडेंट्स रहते हैं, इस सड़क के जानवर हो, घर के जानवर हो, कहाँ ही कैसे औरत करती है। तो एक दिन उन्होंने हमसे पूछा, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं अपने को रोक नहीं पाती हूँ, क्योंकि जो कष्ट वो फील करता है जानवर, वो मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ कि अगर मैं इसकी जगह होती तो कैसी होती। लोग दौड़ते भागते, पैसा कहीं से लाते, इलाज करते, ये बेसहारा पड़ा है, इसे कोई पानी भी नहीं देने वाला। तो वो बहुत मुतासिर हुए, और उसके बाद से लेके ये मैं बता दूं, आज तक यानी मेरे रिटायरमेंट को 16-17 साल हो रहे हैं, आज तक वो फ्री इलाज करते थे हमारे डॉक्टरों का भी। और रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग वहाँ जाते हैं, हमको रिफ़र करते हैं, और ऐसे सड़क के जानवरों का फ्री में वो इलाज करते हैं। आप उनको बात कर सकती हैं, पूछ सकती हैं, ये मैं बता सकती हूँ। तो वो सब करती थी उसके साथ। और यहाँ जब आई, लेकिन यहाँ मुझे बहुत मुश्किल पड़ी, क्योंकि यहाँ के लोग नर्म दिल नहीं हैं। वो धर्म को ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, खाते हैं, तफरीह करते, सब करते, लेकिन धर्म के मायने कोई नहीं समझता। मजहब हमें क्या सिखा रहा है? हम नायब हैं अल्लाह के, हमें इंसानियत चाहिए। वो कह रहा दुनिया पर मैंने तुमको अपना नायब, अपना असिस्टेंट बना दिया है, अब दुनिया में जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है वो तुम देखो। ये हमारे यहाँ इस मोहल्ले में नहीं है। तो वो लोग सोचते हैं अरे एक मामूली सी सड़ी हुई औरत है, बूढ़ी सी, वो चली आती है और रोज इतने लोगों को खाना खिलाती है। लेकिन जब वो बूढ़ी औरत उनके साथ सख्ती से पेश आती है
या उनको डांटती है, या 3-4 बार हम पुलिस बुला चुके हैं, ये नौबत आ गई। अच्छे अच्छे घरों के लोगों को पुलिस ने आके जब डांटा है, कई थानों की पुलिस आई और हमने एनिमल राइट्स के ऊपर उनको लिखा हुआ लिटरेचर सबको बांट दिया, इसको पढ़िए और इसके बाद मैं मुकदमा कर दूंगी, और मुझे मुकदमे करने में मुझे कुछ नहीं लगेगा कि, लेकिन आपका कोर्ट भागते भागते दिमाग खराब हो जाएगा, पेशियों पर जाते रहिएगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तब उनको लगा कि नहीं, ये कोई मामूली औरत नहीं है, और ना मैं इसका प्रोपेगेंडा करती हूँ कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बड़ी प्रोफेसर। नो, आई एम ए गुड ह्यूमन बीइंग। मुझे अपना गुरूर अपने अच्छे इंसान होने के ऊपर है। प्रोफेसर होने के लिए तो हमने ठीक है, रोटी रोजी का जरिया हमारा बन गया, हम भी ऐश करते, लेकिन आज हम नंगे भूखे, अगर 1 महीने हमको पेंशन न मिले तो हम भी भूखे मर जाए, हमारे जानवर भी भूखे मर जाएं। लेकिन शहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें जानती हैं बहुत अच्छी तरह, और नगर निगम वगैरह भी हमारी बहुत मदद करता है। अभी लॉकडाउन में 1.5 महीना तक उन्होंने समझो हमको खाना भेजा जानवरों के लिए, कितनी बड़ी बात है, जबकि हमारा रजिस्टर्ड भी नहीं है, हमारे पर कोई ऐसा वो नहीं है, वो हमें जानते भी, लेकिन सिर्फ ये जानते थे कि एक औरत है जो 30-40 कुत्तों को रोज खाना अपने पास से खिलाती है पकाकर। ये सोचकर उन्होंने हमारा नाम, पता, फोन नंबर लिया, और 1.5 महीने तक, जब तक लॉकडाउन रहा, उनकी गाड़ी रोज आती थी और हमको बहुत सा खाना दे जाती थी कि आप अपने जानवरों को खिलाइए। जाहिर ये सिलसिला लॉकडाउन के बाद बंद हो गया, उसके बाद हम खुद फिर पका के देने लगे उनको। तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये देखिए कि नगर निगम ने इनको लॉकडाउन में खाना देना शुरू किया कि आप जो स्ट्रीट डॉग को आप खिलाती हैं, जानवरों को खिलाती हैं, गाय बैल भैंस जो भी इस तरह से आते हैं बाहर वाले, उनको आप खिलाती हैं, तो हम नगर निगम की तरफ से आपको देते हैं। लेकिन जैसे 2 महीने के बाद खत्म हो जाता है, तो फिर इन्होंने सोचा कि उन लोगों को, उन जानवरों को तो आसरा हो गया है मेरा, तो इसके बाद ये खुद पका के मैं देना शुरू। पहले तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से पकाती थी, देती थी जो अपने ही मोहल्ले, 15-20। फिर उसके बाद फिर उसके बाद इन्होंने फिर जब नगर निगम की तरफ से मिला तो दूसरे मोहल्ले के भी जानवरों को पकड़ना शुरू किया, और अब उसको वो कंटिन्यू की हुई है, और इस तरह से वो 50-60 रोटियां बनाना और देना। वाकई में 50-60 रोटियां पकाते, 2 किलो चावल और 4-5 लीटर दूध, ये चीजें मिलाकर हम उनको देते हैं, ताकि उनके उसके साथ साथ उनकी दवाएं भी चलती हैं। किसी को खुजली हो गई, किसी का घाव लग गया, किसी की हड्डी टूट गई, तो जीवाश्रय वालों से हमारा सिलसिला है, वहाँ के मेंबर हम हैं, तो जीवाश्रय वाले अपनी गाड़ी भेजते हैं और उठा ले जाते हैं जानवर को, और उसके ट्रीटमेंट के बाद वो पहुंचा देते हैं। इतनी मदद हमको मिल रही है काफी। मैं सभी नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर कमर जहां मैम से मैं 1-1.5 महीने से, बल्कि 2 महीने से आपके पीछे लगी हुई थी कि नहीं, एक दिन आपको लाइव आना है, आपको लाइव आना है। और क्योंकि हम आपकी बातों से हम लोग इंस्पायर होंगे, हम सुनेंगे आपकी बातों को और आपकी चीजों को आर्काइव में रखेंगे, आप लोग धरोहर हैं हमारे लिए। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीक हम करते हैं। नेक्स्ट वीक करते करते 2 महीने के बाद आज हमारा वीक आता है, और मैं बीच में आपको बता दूं कि एक बार एकदम तय हो गया था कि नेक्स्ट वीक संडे को करना है। तो उसके पहले मैंने इनसे कहा कि मैम टेस्टिंग एक बार मैं कर लेती हूँ कि किस तरह आपको लाइव होना है। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, अभी मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा कि क्या परेशानी है आपको? तो उन्होंने कहा कि मेरे स्ट्रीट डॉग, जबकि इनके पाले हुए कोई डॉग नहीं है, उन्होंने कहा मेरे स्ट्रीट डॉग वो हॉस्पिटल में है, उनको पानी चढ़ रहा है, और कुछ कुत्ते और घर में और सड़कों पे बीमार पड़े हुए हैं, मैं उनके लिए परेशान हूँ, और अभी मैं बिल्कुल नहीं, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। तो जिस तरह से इन्होंने बयान किया तो मुझे लगा कि जैसे लगता था कि कोई माँ का अपना बच्चा हो हॉस्पिटल में, उस तरह से इन्होंने। तो मैं बाद में सोचने लगी कि वाकई में ये तो, वरना भाई मेरी बात हो गई थी, लाइव आना था सब कुछ, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, वो कुत्ते जो है जो मेरे वहां पे पड़े हुए हैं, जो जिनको पानी चढ़ रहा है, तो उसको उठा के लेके जाना, ये करना, तो ये बहुत इंसानियत का ये सबसे बड़ा सबूत है कि जिन्होंने पाला नहीं, कुत्ते जानवर बिल्ली, इनका शौक नहीं है पालने का, लेकिन स्ट्रीट डॉग जैसी हैं, जो बाहर के जो घूमते हुए जानवर हैं, उनके लिए इनका दया भाव, इनकी उनसियत, इनकी इंसानियत, तो वाकई में मैम हम आपको सैल्यूट करते हैं कि इस तरह की आप में इंसानियत है। और यही नहीं, बल्कि मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहती हूँ कि आपका जो घर था, जो गुरुकुल शिक्षा होती थी, गुरुकुल शिक्षा में जो शिक्षा होती थी,
जो पहले के जमाने में कि गुरु के घर में उनके कुटिया में बच्चे रहते थे, खाते थे, पीते थे, सीखते थे, उसी तरह से प्रोफेसर कमर जहां जी ने आज के वक्त में उस गुरुकुल को साकार किया कि इनके घर की तरफ से जो लोग गुजरते थे और जो इनको जानते थे वो इनको ऐसे झुक कर नमस्ते करते हुए जाते थे, हमारे घर की तरफ यूं करके जाते थे, धन्य हो आप देवी हैं। मैंने कहा भैया मुझे इंसानी बन के जी लेने दो, देवी तो मतलब इतना होता था कि लोग उनको हाथ जोड़ते हुए इनके घर की तरफ जाते थे, जैसे लगता था कि मंदिर में से कोई गुजरता है और हाथ जोड़ता है, एकदम इसी तरह होता था। तो एक गुरुकुल को आपने इस वक्त इस दौर में गुरुकुल को आपने जिंदा किया आपने, और बच्चों को एक अच्छी तरबियत। कुछ बच्चों को तो मैं भी जानती हूँ कि वाकई में वो बहुत गरीब थे, आज वो बच्चे कहीं ना कहीं वो टीचर हैं और अच्छे तरीके से एजुकेशन आपने एजुकेशन दिया। एक बच्ची का और वाकया बताऊं, जो अपने घर से जिसके शौहर ने उसको तलाक दे दी थी क्योंकि उसका शौहर सिर्फ हाई स्कूल पास था, और इसको पढ़ाते मैंने, और बहुत ही अच्छी थी पढ़ने में, बहुत तेज, बहुत इंटेलिजेंट। तो उसने बीए किया, फर्स्ट डिवीजन, एमए किया, फिर पीएचडी किया, वो पढ़ती रही। तो उसका शौहर कहता था पढ़ाई छोड़ दो, और बुनकर बेचारी बिरादरी के लोग थे, छोड़ दो। तो हमने कहा कि नहीं, तुम जहाँ तक जी चाहे पढ़ो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो उसने उसको तलाक दे दी, और तलाक देने के बाद फिर उसने शादी करना चाहा। तो फिर हमने उसको ले आए, वहाँ से निकाल लाए, और उसने घर से निकाल दिया उसको सड़क पर। तो फिर मैंने मुकदमा उस पर कायम कर दिया। अब सोचो कि इधर नौकरी करना, उधर इतने बच्चे देखना, उधर जानवरों को देखना, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम जो मैंने किया वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का। कोई औरत शायद ही इतना काम करती होगी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैंने किया है। पूरी फैकल्टी का, आर्ट्स फैकल्टी का एडमिशन मैं देखती थी, पूरी फैकल्टी के एग्जामिनेशन हम देखते थे, पूरी यूनिवर्सिटी के कई लाख सेंट्रल इवेल्युएशन की कापियां, सेंट्रल इवेल्युएशन होता था सेंट्रल ऑफिस में, वहां मैं बैठती थी। यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस देखना, मतलब कोई भी खाना जो खाली होता था उसमें कमर जहां फिट कर दी जाती थी कि भाई इनको दे दो ये कर लेंगे, इनको दे दो ये कर लेंगे। तो हम उसको चैलेंज समझ कर कबूल करते थे कि नहीं, घर हम अपना इस सर्विस से चला रहे हैं, जानवरों की देखभाल हम इस पैसे से कर रहे हैं जो विश्वविद्यालय हमको दे रहा है। हम ये बात कभी नहीं भूलते और सबको सिखाते हैं, आप सब लोगों को, कि सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भीख मांग कर खड़ी की है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय ने डिब्बे में भीख लिए, टीन के डिब्बे लेके घूमते थे लोग, एक आना दो आना, इस वक्त नए सिक्के तो चलते नहीं थे, वो डाल देते थे, तो वो भी कबूल कर लेते थे। और बड़े बड़े राजों महाराजों, और कौन थे ये सब, बैरिस्टर थे। ये ना समझे कि मामूली लोग थे इसलिए भीख मांग के स्कूल कायम किया, कि कितनी बड़ी बात है। और हम वहां जाकर हजारों लाखों रुपए की तनख्वाह लेके और बैठ के ऐश करने लगे कि भाई, अरे आप कभी सोचिए तो कि आप जिस जगह पर बैठे हैं वो कहाँ से आया, कैसे आया, और आप उसका एक हिस्सा हैं। अगर आप उसका हिस्सा है तो आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उस आदमी के मकसद को और मिशन को मरने के बाद भी हम आगे बढ़ाएं। बहुत बड़ी बात है, उसको मैं कभी नहीं भूली। और वो मेरा आज भी सिलसिला है। लखनऊ में भी मैं कई ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ, कई स्कूलों की चीफ सेक्रेटरी हूँ, कहीं कुछ है। अभी शुक्र है, मेरी सेहत है, जिंदगी है। क्योंकि हम देखो जब मर के जाएंगे ना, कर्मों का हिसाब तो सबका होना है। आप किसी भी धर्म से हो, कर्म तो मानते हैं सब, और हिसाब तो होना है कि इतनी लंबी जिंदगी मिली, इतना पैसा दिया तुझे, इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतनी अच्छी एजुकेशन दी, अरे सब कुछ तो उसने दिया। तो वो फिर मेरा हिसाब जब पूछेगा कि आप बताओ तुमने क्या किया, तब मालूम हुआ कमर जहाँ एकदम डंप की खड़ी हुई है, बैठी हुई चुपकी, कुछ नहीं कर पाए। अल्लाह मियाँ इतना पैसा छोड़ के चले आए, क्या फायदा उस पैसे का। तो ये है कि आप खूब अच्छे से जिए, ताकि जब मरे तब भी सर उठा के जाएं, और कुछ ना कह पाए, उससे ऊपर वाला पूछे तो कुछ ना कह पाए, ये तो कह सके धीरे से कि मैंने इंसान बनने की कोशिश की थी, बन नहीं सकी लेकिन मैंने कोशिश की थी। ये तो आप अल्लाह मियां से कह पाए कि वहां बैठ के वहां भी हम बहुत जबरदस्त आपने बात की, बहुत जबरदस्त आपने बात की कि कम से कम अल्लाह मरने के बाद अल्लाह से कह तो सके
कि मैंने इंसान बनने की कोशिश बेशक बेशक। वाकई में बहुत बहुत जबरदस्त आपने बात की। तो इस तरह से मैंने खुद देखा है कमर आपा को कि जो ग्रोसरी की दुकानों पर ऐसा नहीं था कि अपने स्टूडेंट से जिनको आप खिला रही थी उनसे काम करवाती कि जाओ ये ले, इनको ऑर्डर देते मैंने कभी नहीं सुना, बल्कि ये किचन में खुद खड़ी होती थी, खुद रोटियां बनाती थी। और एट ए टाइम उस यूनिवर्सिटी का घर कितना बड़ा होता है हम सब वाकिफ हैं, और उसके अंदर 10-12 लड़की लड़के रहते ही रहते थे। यहाँ तक कि कुछ टीचर जो जेंट्स होते थे वो भी रह लेते थे कि उनके पास रहने का ठिकाना नहीं होता था। मैंने आपको जैसे बताया कि पूरी तरह से आपका घर आशाला था। तो इनको मैंने ग्रोसरी की दुकानों पर देखा, सामान लेके ढोते हुए देखा। इवन कैंटीन बीएचयू की कैंटीन, बीएचयू में है एनसीसी की वो मिलिट्री कैंटीन है, उसमें मैंने आपको देखा कि साबुन, तेल और दूसरी अदर्स चीजें इतना सर्फ वगैरह इतना ज्यादा लेती थी कि देख के हैरत होती थी कि ये एक अकेली लेडी, ये एक अकेली औरत है, कैसे इतना ढेर सारा क्या बेचने के लिए लेके जा रही है। अगर कोई इंसान उनको नहीं जानता तो यही सोचता कि शायद ये बेचने के लिए, और वो दूसरे महीने फिर हाजिर हो जाती थी कैंटीन में। तो इस तरह से चीज है कि इतने बच्चे हैं, इतने लोग अपनी ही पैदा किए हुए औलाद का पूरी तरह से नहीं उठा पाते हैं खर्च, और ये इतने लोगों का उठाती थी। और जो त्योहार पड़ते थे, चाहे वो ईद पड़े, दीपावली पड़े, होली पड़े, दशहरा पड़े, सबके कपड़े, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी कौम का हो, सबके लिए बराबर कपड़े सिलवाती थी। इन्होंने खुद कहा कि मैंने कभी भी कांजीवरम साड़ी नहीं पहनी, मैंने कभी भी सिल्क की साड़ी नहीं पहनी, मैंने कभी भी कानों में कोई चीज मेरे नहीं रहा, गले में मेरे कोई चीज नहीं रहा, क्योंकि मैं अपनी दौलत इन पर लुटाती रही, अपना खर्च करती रही कि ताकि ये बच्चे बन जाए, ये समाज का हिस्सा है, आने वाले समाज का ये मुस्तकबिल है, हम इनके मुस्तकबिल को संवारेंगे तो हमारा समाज संवरेगा, हमारा मुल्क संवरेगा, पूरी दुनिया संवरेगी। तो आपने वाकई में जो बच्चे जहाँ भी जिस लायक था वो वहाँ पे पहुंचा, और ये आपकी खुशनसीबी है। बेशक बेशक खुशनसीबी है मेरी कि मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले कि आज मैं उनके सामने बैठी हूँ, उनको शेयर कर रही हूँ। हर पेरेंट्स हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे माँ हो, कोई हो, हर आदमी ये सोचता है कि जब वो दुनिया से जाए तो अपने पीछे कुछ अपने जैसे विचार रखने वाले कुछ अच्छे लोगों को छोड़ कर जाए। और औलाद आपकी कितनी होगी, 2, 4, 6, 8, 10 कितनी औलाद होगी, लेकिन ये तो इतना बड़ा हमको मौका मिलता है अपने जिंदगी पर। तमाम तालिब इल्मों का एक ग्रुप आया गया, दूसरा आया गया, तीसरा, कि ये एक बहुत बड़ी धरोहर हम जैसे छोड़ के जाते हैं। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं होता है, ये सिर्फ चंद लोग नहीं होते हैं, ये सिर्फ चंद औलादें नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ी धरोहर हम छोड़ कर जाते हैं कि वो हमारे विचारों को, हमारी शिक्षा को, हमारी चीज़ों को कहाँ कहाँ कैसे फैलाएंगे। ये बहुत बड़ी कमाई होती है, और वो कमाई मैंने बहुत करी। और हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी मुझे, और आपके यहाँ ये एक बहुत बड़ी चीज देखने को मुझे मिली, बल्कि सभी लोग जो यूनिवर्सिटी में हैं, और आज भी आपका जब मैंने इनविटेशन डाला तो सभी लोग देखते हैं, अच्छा प्रोफेसर कमर जहाँ प्रोफेसर अभी हैं, कभी कभी लोग तो आपके जिंदा होने पर भी शक कर रहे थे तो मैंने कहा नहीं भाई वो हैं अभी। तो मैंने ये देखा कि जो वक्त और हालात से आज हमारा समाज गुजर रहा है, उसको इन्होंने अपने घर से कंडम किया, उन सब चीजों का, छुआछूत, ऊंच नीच, बिरादरीवाद, जात बिरादरी, इन सब चीजों पर इन्होंने दरबेकारी लगाया, इन्होंने वार किया और प्रैक्टिकली करके दिखाया। क्योंकि आपके यहाँ एससी भी रहते थे, एसटी भी रहते थे, ओबीसी भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, सिख भी रहते थे, और क्रिश्चियन भी रहते थे, बहुत से अंग्रेज भी। और एक दिलचस्प बात ये बताऊं कि जब वो खाना वाना खा चुकते थे तो कोई नौकर वोकर तो था नहीं, तो जो हर रोज बारी बारी एक लड़का या लड़की वो सब बर्तन मेज पर से समेटता था और सबके बर्तन वो धोते था। तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं पंडित हूँ हरिजन की नहीं धोऊंगा, कोई ये नहीं कहता था मैं SC ST हूँ उसकी नहीं धोऊंगा, कोई ये कहता हिंदू मुसलमान। मेरे घर में अगर किसी ने एक दिन ये किया तो मैं उसको साफ कह दिया था कि तुम दरवाजे के बाहर खड़े हो जाना, अंदर मत आना। तो अब ये कौन भागेगा वहां से। हो सकता है लोग आपस में बात करते हो कि ये ठीक नहीं है, इस तरह सबको गचड़ पचड़ करके रख रही। मैं कहती नहीं, अगर गुरुकुल का कोई तसव्वुर है तुम्हारे पास
तो वहाँ से ये सब चीज़ें, और हमने तो अपनी इतनी ज़िंदगी में देखा, बनारस हमें हर तरह से बहुत सेफ और बहुत सेक्युलर शहर लगा। मैं तुम्हें बता दूँ, इतने बरस रही मैं वहाँ, कोई कम्युनल इस तरह की चीज़ें मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं उस शहर के अंदर घुस के मुझे काम करना पड़ता था। ये 92 के हंगामे हुए, ये बाबरी मस्जिद वाला, सब लोग सड़क पे निकल पड़े, कर्फ्यू लग गया, दफा 44 लग गई, लेकिन ये कि हम चलते फिरते रहे, हमको नहीं कोई परेशानी हुई, हम तो निकलते जाते थे वहाँ, कुछ परेशानी नहीं है। बड़ा कमरापा गंगा कमरापा जमुनी शहर है। आपका कमरापा जो आपका जो एक रोल था 92 के दंगे में, कि हाँ। किस तरह से आप शहरों में, मुझे हाँ। जैसा कि मुझे मालूम हुआ था कि हाँ। आप पैदल पैदल वहाँ बहुत दूर दूर जाती थी, हाँ, लोहता तक आप पहुंची हैं, हाँ, तो गलियों में लोहता जाती थी तक लोग, तो किस तरह से लोहता में गए थे। आपने आप उस रोल के बारे में बताइए। लोहता में गए थे। लोहता में असल में मसला ये सिर्फ इतना था कि वो वहाँ आबादी, देखिए आबादी को हमेशा मिली जुली रहना चाहिए, मेरा अपना ख्याल ये है। तो उसमें हम एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानने भी लगते हैं, एक दूसरे को पहचानने लगते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते हैं, तो वो अपने आप ही एक आत्मीयता, एक अपनापन, एक मोहब्बत, एक रवादारी, वो सब चीज़ें खुद ब खुद आती हैं, किताबों से नहीं आती वो। लेकिन वहाँ लोहता में असल में ये हुआ कि जो रेलवे लाइन थी, और वो था उसका, वो बना था, वो हाउस जो बना होता है रेलवे लाइन के ऊपर, तो रेलवे लाइन के एक तरफ पूरी मुस्लिम आबादी थी, और एक शहर में हमको इतनी परेशानी नहीं हुई, शहर वाले सब हमारे साथ खड़े हो गए आकर, क्योंकि वहाँ मिली जुली आबादी है, कुछ इलाकों को छोड़कर, कुछ मोहल्लों को छोड़कर। लेकिन वहाँ बिल्कुल, हम सच बता रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लोहता में परेशानी ये हुई कि रेलवे लाइन की क्रॉसिंग के एक तरफ पूरी मुस्लिम आबादी थी और दूसरी तरफ पूरी हिंदू आबादी, उसमें एक तनाव सा पैदा हो गया था, और वो लोग एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं थे। और हमने बताया ना कि जो बनारस की जो तहजीब है बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब, एक दूसरे से, वहाँ की तिजारत ने, वहाँ के कल्चर ने उन लोगों को इतना बांध रखा है कि वो एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते। वहाँ की तो पूरी सनत, पूरी जो सिल्क की सनत है, जो वो तो पूरी की पूरी ठप हो जाएगी अगर हम इसको खानों में बांटना शुरू करें। और जितना गरीब तबका है वो सब लोहता में रहता था, जो उनके घर में पावर लूम भी लगे थे, हैंडलूम भी लगे थे, वो वहीं काम करते थे, और काम करके वो शहरों को पहुंचा दिया करते थे, बड़े ताजिरों को। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये हुई कि वो आने को एक दूसरे के साथ नहीं तैयार थे, तो हम लोग कई दिन तक हम लोग बगैर खाए पिए उन रेल की पटरियों पर बैठे रहते थे, और कभी एक मोहल्ले की तरफ सब चले जाते थे, वहाँ के कुछ बड़े बुजुर्गों को समझा बझा के लाते थे, कभी दूसरी तरफ घुस जाते थे, वहाँ के 4-6 लोगों को बुला लाते थे, और उसी रेलवे लाइन पर बैठकर बहुत दिलचस्प मीटिंग होती थी उसी रेलवे लाइन पर बैठकर हम लोग एक दूसरे के दुख को सुनते थे, और इसमें अफलातून देसाई भी थे, और डॉक्टर स्वाति भी थी, मुनीसा भी थी, मैं भी थी, और भी होंगे ज़रूर कुछ लोग। तो ये सब जाते थे और उनको मनाया करते थे पूरे दिन। ये सिलसिला कई दिन चला, और उसके बाद आप यकीन कीजिए कि वो मामला सब ठीक हो गए। वो सब रेलवे क्रॉसिंग से आना जाना और मेल जोल, और हम लोग बैठ के कुछ लोगों को लाते थे तो चाय भी पीते पिलाते थे उनको, उसमें कप में और दूसरे चीज़ों में, ये सब करते रहे। तो देखिए कोशिश की ज़रूरत होती है। सबसे बढ़ के हमारे वो नज़ीर बनारसी साहब, हाँ हाँ हाँ, वैसा सेकुलर आदमी तो बहुत कम मिलता है। वो हमेशा हम लोगों के शरीक रहते थे। कोई भी जुलूस निकलता था तो वो सबसे आगे, छोटा सा कद था, सबके आगे झूम झूम के चलते थे। और एक दो बार ऐसा हुआ कि जो बैनर होता था, बैनर का वो लकड़ी पकड़ने के लिए कोई नहीं मिला, तो खुद नज़ीर बनारसी वो लकड़ी लेकर किनारे खड़े हो गए। तो ये जो ये सादगी थी, जो ये ऊंची सोच थी, जो उनका अमल था, वो चीज़ें जो हैं वो लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए, वो सीखनी चाहिए, उन रास्तों पे चलना चाहिए। और मुझे नहीं मालूम कि किसी को क्या मिला, मैं नहीं जानती मैंने किसी को क्या दिया या किसी को क्या मिला। मैं ये जानती हूँ कि ये ज़िंदगी गुजारने के बाद मुझको तमाम ज़िंदगी का सुकून और इत्मीनान दिल का मिला, जो शायद मरते दम तक मेरे साथ रहेगा, अगर हम उस रास्ते को पकड़ लें तो। बहुत जबरदस्त आपने बात कही वाकई में, कि जो जिंदगी आपने गुजारी है
उसमें अब आपको बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी मिल जाए, मलिकाए वक्त आपको बना दिया जाए, लेकिन आपको वो सुकून, क्योंकि आपके अंदर से जो वो है वो चीजें नहीं है कि आप सुकून और ऐशोशत की जिंदगी आप गुजारें, आप डनलप के गंदे गद्दे पर लेटे, वो आपकी ये सोच नहीं थी, तो इसलिए आपको वो जिंदगी ज्यादा अच्छी लगी होगी जो आपने गुजारी है। तो वाकई में हमारे नाज़रीन सभी देख रहे हैं। एक बार मैं बता दूं, देखिए कमरापा ये पट्टी भी ब्लू ब्लू चल रही है, आप इसको भी देखते रहिए। देखिए हाँ जी, प्रोफेसर इफत जमाल साहिबा बरेली से आपको देख रही हैं, उन्होंने लिखा है रेशमा खातून आपके स्टूडेंट, वो हाँ रेशमा के बच्चे आपको सलाम बोल रहे हैं। और अच्छा आदित्य अग्रहरी, ये लोग म्यूजिक के बच्चे हैं और ये लोग भी आपका वेलकम कर रहे हैं, आपकी बात से इंस्पायर हो रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आपकी बातों से जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो इंस्पायर हो, वो एक अच्छा इंसानियत का अच्छा मिसाल पेश करें, है ना। जो माहौल है उसके जो माहौल है उसको रद्द करते हुए आगे बढ़े और एक भाईचारगी का मेलजोल का एक मिसाल पेश करें, जैसा कि आपने हमेशा किया। तो देखिए रानी बर्मन जी तब मेरी जिंदगी नहीं, मेरी मौत भी कामयाब होगी अगर कुछ लोग भी इस चीज से सीख लें, तो शायद मैं पुरसुकून मर सकूंगी कि मैंने अपने पीछे इतने लोगों को अपना हम ख्याल छोड़कर आई हूँ। ये बहुत बड़ी कामयाबी मेरी होगी, बहुत बड़ी कामयाबी। वो प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी आपको वेलकम भी कह रही हैं और आपको खुशामदीद के साथ साथ वो कह रही हैं कमरापा कितनी प्यारी लग रही है। तो कमरापा 80 साल में भी इतनी प्यारी लग रही है, वाकई में ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये देखने वालों की निगाह खूबसूरत है। स्मिता भटनागर जी और काशी कला कस्तूरी के आप एडवाइजर है, और काशी कला कस्तूरी के पहचान ये बाकी और लोग सुचरिता गुप्ता जी, ये आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रही हैं। ये आप रिनाउंड सिंगर हैं बनारस की सुचरिता गुप्ता जी, तो ये भी आपको कोटि कोटि नमन कर रही हैं। ये काशी कला कस्तूरी के पैटर्न हैं। और सुशील तिवारी जी, प्रीति जायसवाल, रेशमा खातून, इस तरह से मनीष कुमार तिवारी, ये सब देखिए, ये सब यंगस्टर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं। संगीता शुक्ला और प्रीति जायसवाल बहुत ही आपको अप्रिशिएट कर रही हैं ये। तो इस तरह से बहुत, एकांश मेहता, ये सब म्यूजिक के स्टूडेंट हैं और ये लोग सुन रहे हैं, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ये सभी हम लोग जैसे यंगस्टर्स ही तो आने अपने देश का, ये सब बच्चे अपने देश के कर्णधार होंगे, भविष्य है, और ये अच्छे रहेंगे तो यकीनन पूरा माहौल अच्छा होगा। इन सबको बहुत सी दुआएं। मीनू श्रीवास्तव, ऐसे बहुत लोग हैं, आप बाद में देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार ऊपर करती हुई जा रही हूँ और आप इस पे पट्टी जो चली उसको भी देखते चलिएगा। तो इस तरह से आपने नरेंद्र तिवारी के केस के बारे में भी ये लोग विटनेस थी, हाँ जानती हैं। रानी बर्मन जी, प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, ये लोग भी लिख रही हैं। हाँ, तो इस तरह से आपका जो इतना अहम काम, और मैं अपने दर्शकों से एक बात और भी बताना चाहूंगी कि सुबह से ये अब लखनऊ में जिस जगह रहती हैं, तो इन जो आपकी रिहाइश फर्स्ट फ्लोर पर है, न कि ग्राउंड फ्लोर पे, तो आप अपने बारजे से देखती रहती हैं कि अच्छा कौन गाय कितने बजे आ रही है, कोई बैल आ रहे हैं तो कुछ आ रहे हैं, बाहर के जो टहलते रहते हैं इस तरह से गाय बैल, तो वो देखती है अच्छा इतने बजे आएंगे, फिर वो नीचे उतरती हैं, नीचे उतर के भूसा और ये सब अपने बाउंड्री के दीवार के सट के ही हाउस बना रखा है, उसी में जाके उनको भूसा और पानी वानी दे देती हैं। तो और वो सब भी अपने अपने टाइम से आते हैं, उतने टाइम से मैडम को भी ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। तो सोचिए 80 साल की उम्र में 20 बार उतरना पड़ता है बार बार खाना देने के लिए। बताइए, बार बार खाना देने के लिए 20 बार उतरना पड़ता है। और 80 साल की लेडी हम लोग अपने घरों में देखें तो उनको बिस्तर पे ही हमको चाय भी देना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है, नहाने जा रहे हैं तो उनके कपड़े भी टांगने पड़ते हैं, और ये इस उम्र में ऊपर से नीचे 20 बार उतरती हैं। और क्योंकि वो हर टाइम 8 बजे, कोई 6 बजे आ जाएंगे, कोई गाय भैंस, कोई 8 बजे आएंगे, कोई 9 बजे आएंगे, उनको भी मालूम है कि होटल खुला है और इस तरह से वहां पे देने वाले लोग हैं। और फिर एक दिन मैं इनसे बात कर रही थी तो मैंने कहा बारिश में भी कैसे जाती हूँ? उन्होंने कहा मैं छाता लगा के जाती हूँ, क्योंकि वो सब कुत्ते दूसरे मोहल्ले के इंतजार देखते रहती है, मैं छाता लगा के जाती हूँ, चाहे वो बारिश हो, आंधी हो, पानी हो,
उनका पेट तो नहीं आंधी पानी को देखेगा ना। तो मुझे लगा कि बताइए इस तरह की चीजें हैं आप में, और 80 साल की उम्र के करीब आप पहुंच गई हैं, आपका 20 तारीख को आपका बर्थडे है। तो हम सब की तरफ से आपको इस जन्मदिन की, इस आपके सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप हमेशा ऐसे ही अच्छे रहें, आपका साया हम लोगों के सर पर हमेशा बरकरार रहे, आप हंसती रहें, खिलखिलाती रहें, जो अच्छा काम कर रही हैं, जो नेक काम कर रही हैं उसमें आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। और आप शताई, ये एक बात कह दो, हमेशा तो कोई साथ नहीं रहता है बेटा, लेकिन ये है कि बस अब जब तक रहें तब तक एक्टिव रहें, दूसरों की खिदमत करते रहें। और ये ताकत भी हम तुम्हें बता दें सब लोगों को, ये ताकत भी हमको हमारे अल्लाह की तरफ से मिली हुई है, जो हम इतने एक्टिव होकर ये काम कर रहे हैं। हर एक को वो नहीं देता है, हर एक को जिम्मेदारी नहीं देता है, हर एक को तौफीक नहीं। आपको एक बात याद रखिएगा, दुनिया की तमाम दौलतें आपको मिल जाएंगी, तमाम दौलतें, तौफीक की दौलत सिर्फ अल्लाह किसी किसी को देता है। आप कोशिश ये कीजिए कि आपको तौफीक मिले कि वो आपसे कुछ काम ले, तो ये सबसे बड़ी दौलत है। और वरना ये तो आप बात ख़त्म करूँगी गालिब का एक शेर कह के कि भाई मरना तो सबको एक दिन है, तो हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। लेकिन उसका इंतज़ार भी बड़ी हिम्मत और बड़ी बहादुरी से करना चाहिए, और इतनी बहादुरी से करना चाहिए कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि इतनी अच्छी सेहत के बावजूद मैंने अपने लिए कब्र ख़रीद के रखी है, मैंने अपने लिए कफन ख़रीद के रख लिया है, मैंने अपने मरने के बाद पैसे वैसे किसी को गरीब गुरबा को देने होंगे वो सब एक अकाउंट खोल के सब जमा कर दिया है। तो मैं हौसले के साथ जिए नहीं, बल्कि कितनी कामयाब जिंदगी हमारे अल्लाह ने दी, उसी हौसले के साथ आप जाके उसके सामने खड़े भी होइए और ये कहिए कि मैंने कोशिश की थी। हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं, खताएं करते हैं, गुनाह करते हैं, कोई इंसान फरिश्ता नहीं होता, लेकिन आप उसके सामने ये कहिए कि मैंने इंसान बनने की कोशिश की थी। कोशिश, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आप कहिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ बात करना। देखिए बरेली से रिफा जमाल साहिबा भी आपको बार बार मैसेज कर रही हैं। कर रही हैं। हाँ, और सुचरिता गुप्ता जी, जो मैंने आपको बताया कि काशी कला कस्तूरी की पैटर्न है, और इस तरह से वो भी लिख रही हैं, आप देख रही होंगी मैसेजेस आ रहे हैं। तो बनारस में और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो अभी जब मैं इसको फेसबुक पे जब मैं अपने लगाऊंगी अपने अकाउंट पे, तो सभी लोग देख के इतना खुश होंगे कि अरे कमर अपा, अरे कमर अपा। तो मैं वाकई में आपकी एक बहुत अहम शख्सियत थी कि जब आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, हालांकि प्रोफेसर बीएचयू में बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रोफेसर थी जिनको वीसी भी जानता होता था पर्सनली, सारे स्टूडेंट्स जानते होते थे, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो, आईटी का स्टूडेंट हो या किसी आर्ट्स फैकल्टी के हो, सोशल फैकल्टी के हो, सभी स्टूडेंट जानते होते थे कि कमर जहां कौन है। और आज भी जब हम ये बताते हैं कि मैं फला डिपार्टमेंट से मैंने पढ़ा है, मैंने पीएचडी किया है, तो लोग कहते हैं कि अच्छा वहां कमर जहां थी ना, आज भी आपके नाम से ही उस डिपार्टमेंट को लोग पहचानते हैं। तो ये आपकी कामयाब जिंदगी की बहुत बड़ी, जिसको हम कहेंगे कि उपलब्धि जिसको हम मानते हैं हिंदी में कहे तो वाकई में ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो और चंद्रकला मैम भी एकदम बहुत ज्यादा आज बहुत अच्छी पोस्ट आपके लिए लगाई है, आप पर इसके बाद आप उस पे जाके फेसबुक पे पढ़िएगा। जरूर देखूंगी, इतनी अच्छे से चंद्रकला मैम ने लगाया है उसको कि उनके कलम से आपकी पूरी जिंदगी लोगों की आंखों के सामने आ जाएगा। यही मेरी कामयाबी, यही मेरी कमाई है। कमाई पैसा कभी नहीं होता, यही मेरी कमाई है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से स्टूडेंट आज पीसीएस भी हैं, आईएएस भी हैं, और जिस तरह से अच्छा अब कमरप्पा, आप तो बातें बहुत हैं, बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ कहने को है। जिस तरह से आपने न सिर्फ एक टीचर की जो एक जिम्मेदारी, एक टीचर या एक प्रोफेसर, जो भी है, प्रोफेसर हो या कुछ भी हो कहलाता तो वो टीचर ही है।
तो एक टीचर सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की चार दीवारी में बंद करके बच्चों को तालीम दे और पढ़ाए और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए 6 घंटे के बाद। ऐसा नहीं होता है। आपकी जिंदगी से ये पता चल रहा है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के चार दीवारी में रहकर ही वही जिंदगी नहीं है, बल्कि उसके बाद समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए आपकी जिम्मेदारी है, जो आपने भरपूर और बखूबी निभाया। वरना ये कोई जरूरी नहीं था कि आप इतने ये ऑर्गेनाइजेशन आप फॉर्म करती, इतनी जगह लोगों को समझाने के लिए जाती, बुझाने के लिए जाती, जानवरों के लिए करती, स्टूडेंट्स के लिए करती। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि अगर कमर आपा ने मुझको पढ़ाया नहीं होता तो आज मेरी जिंदगी कहाँ होती, हम सोच भी नहीं सकते। तो उनको ये भी नहीं कि बहुत इज्जत से रख के पढ़ाया, उसको घर का खर्च देती थी या इवन घर तक का खर्च देती थी, और बस से उसको वसंता कॉलेज, वो लड़की पढ़ती थी वसंता कॉलेज भेजती थी, फिर बुलाती थी। आज वो लड़की लखनऊ में है, यूनिवर्सिटी में अपना कुछ कर रही है। तो इस तरह से अच्छा लगता है जब आपके स्टूडेंट्स मिलते हैं और इस तरह की बातें कहते हैं। और हम लोग भी आपसे बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है। और जैसा कि आप कह रही थी कि मुझे तो नहीं मालूम, तुम तो इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट हो गई हो। तो मैंने कहा आप ही से सीखा है, तो इन्होंने कहा मैंने ये सब तो नहीं सिखाया। तो इस तरह का अच्छा लगता है कि इस तरह की चीजें, और आप इंस्पायरेशन है। हमारा काशी कला कस्तूरी का सिर्फ ये मकसद है कि मैं सिर्फ इसीलिए आप लोगों को ढूंढ के लाती हूँ, वरना आप लोगों को लाना भी बहुत मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं है आप लोगों को लाइव कराना भी। 4 महीने तो हम ही ने लगा दिए, 4 महीने तो हम ही ने लगा दिए आते आते। ये आसान काम नहीं होता है, लेकिन मेरा चूंकि मकसद है कि इस तरह से समाज में एक नई चीज पैदा हो, एक उमंग हो, एक तरंग हो, एक नई चीज करने का एक उत्साह हो, सही रास्ते पर लोग चल सके। जो चीजें हम लोग समाज में आज हम लोग जिन जिन खराबियों से दो चार हो रहे हैं, उससे वो सब चीजें सही हो सके, बस मेरा मकसद ये है। तो कमर आपा, मैं लास्ट में ये चाहूंगी कि आप यंग जनरेशन को, जो यूथ है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहले तो एक छोटा सा शेर मैं पढ़ूंगी। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। फरिश्ते तो भगवान ने बना दिए, वो पाप वाप करना नहीं जानते, वो बैठे इबादत कर रहे हैं बस, अल्लाह कुछ नहीं करते। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। एक इंसान बन जाए कोई अच्छा इंसान, बड़ी मेहनत, पूरी जिंदगी उसमें झोंक देता है, तब जाकर वो बन पाता है, मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। तो यंग जनरेशन से कहूँगी कि लंबी जिंदगी होना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि हम 80 के मरे कि 90 के 100 के। लंबी जिंदगी कोई अचीवमेंट नहीं है, कम जिंदगी हो, लेकिन आपने दूसरों के लिए क्या किया, आपने जिंदगी को कैसे साकार किया, ये आपका अचीवमेंट है। वही कि वापस जाके हमको जवाबदेह होना है कि मैंने तुम्हें इंसान बनाया था, तुमने क्या किया। ये बहुत बड़ा सवाल है जो हर वक्त हमें अपने सामने रखना चाहिए। और जब कोई अमल करते हैं तो अपने आप कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, और इसीलिए इसी तरह हम क्यों कर रहे हैं अलग बात है, ये हमें करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। एक तरफ ये इंस्पिरेशन है, दूसरी तरफ वो थिंकिंग होती है, ये मर रहा है, हम क्या करें, हम क्यों करें, हम कैसे करें। तो ये हम कैसे करें, और दूसरी तरफ आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं कि नहीं हमें करना है। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ अलग अलग सिमतों में जा रही हैं। आप उनमें तवाज़ुन पैदा कीजिए। ना हमें फरिश्ते पैदा करने हैं, ना हमको शैतान पैदा करने हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है इंसान को। इंसान बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बहरहाल वो सब तो हमारे अपने हैं, चंद्रकला भी और वो रेशमा भी, वो सब रिफत भी, वो सब हमारे हो तो हमको अच्छा कहेंगे ही। दुश्मन अच्छा कहे तब की बात है। इंसान वो अच्छा होता है जिसे दुश्मन अच्छा कहे, वो हमको नहीं कहता कोई बुरा, अच्छा नहीं कहता। लेकिन जो अपने हैं वो तो हमारी कमियों कमजोरियों के साथ हमको कबूल करते हैं, वो तो कहेंगे कि बड़ी अच्छी हैं। दुश्मन भी अच्छा कहे, वो इंसान अच्छा होता है।
अभी मैं उस मंजिल पर दुश्मन भी आपकी पीठ नहीं, आपकी दुश्मनी ऐसी कुछ भी नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो सभी आपके पीठ पीछे तो वो भी आपकी तारीफ करते हैं। नहीं, कोई नहीं करता। चलो, जो भी अगर इस तरह है, और ऐसा नहीं है, आपकी चीजें आपकी देखिए उर्दू डिपार्टमेंट के भी फ्रेंड हसरत, हाँ, वो आपको सलाम कर रही है, स्टूडेंट है उर्दू डिपार्टमेंट के। अच्छा अच्छा, तो वही देख रहे हैं। तो हाँ, ये तो आपने सही कहा कि इंसान और आज अच्छे इंसान की जरूरत, कुछ भी हो आज अच्छे इंसान की जरूरत, फरिश्ते भी नहीं, बीच एक मिड में भी हम लोग चले, अच्छे इंसान बन जाइए, जी जी अच्छे जी। इंसान बन जाइए, बड़ी बात है। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपने काशी कला कस्तूरी के व्यूअर्स से, और जैसा कि मैं एक बार फिर मैं इस बात को कहूंगी कि जैसा कि कमर आपा ने कहा कि वो उन्होंने बीएचयू में न सिर्फ एक अच्छी टीचर थी, एक बहुत अच्छी प्रोफेसर थी, बहुत अच्छा इनके पढ़ाने का जो अंदाज था, तो वाकई में कोई बच्चे इनका क्लास मिस नहीं करते थे कि आज कमर आपा का क्लास है, आज कमर मैडम का क्लास है, हम लोगों को करना है। तो जिस तरह से एक अच्छी टीचर थी, उसी तरह से एक अच्छी सोशल एक्टिविस्ट थी। समाज में एक टीचर का किरदार कैसा होना चाहिए, एक अच्छे इंसान का किरदार कैसा होना चाहिए, उसको भी आपने बहुत अच्छे से निभाया। तो इस तरह से हर किरदार में आप नजर आई, आप माँ ना होते हुए भी एक माँ के किरदार में भी नजर आई, आप एक अच्छे समाज के सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी आप नजर आई, अच्छी एक अच्छे टीचर के रूप में नजर आई, और अब आपका जो अपना खानदान है, जो एक अच्छी बेटी के रूप में भी नजर आई। हमने आपको आपकी माँ को भी देखा, तो उस तरह से तो जो आपका एक रोल था आपने बहुत अच्छे से प्ले किया, और यूनिवर्सिटी में आप काम से कभी पीछे नहीं हटे। हाँ, यूनिवर्सिटी के जो आपके काम थे बहुत ज्यादा काम थे, और शिक्षक संघ की आप सचिव थी। आप सोचिए कि उस वक्त कितनी परेशानियां होती थी, एक नए नए केस चले आ रहे हैं रोज रोज, कितनी परेशानियां, उससे भी आप दो चार होती थी, यानी पूरी तरह से 24 आवर्स आप लगी होती थी। ये कब सोती थी अल्लाह ही बेहतर जाने। वाला कराता है तो सब। जी, तो अब मैं अपने सभी गौर से सभी दर्शकों से विदा चाहती हूँ कि अब ऐसी शख्सियतों को लेकर फिर एक बार कुछ और शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होंगी कि इनसे इतनी हिम्मत मिलती है, इतना इंस्पायर हम लोग होते हैं, और जरूरी भी है, जो हमारा मकसद है वो पूरा हो रहा है कि अगर एक बच्चा भी इंस्पायर हुआ तो यकीनन वो समाज को बदलने के लिए काफी होगा। तो इसी के साथ मैं सभी दर्शकों का, सभी नाज़रीन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने प्रोफेसर कमर जहां को सुना, बहुत से मैसेजेस किए और इनसे कुछ हासिल किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको हर जगह से लोग सुन रहे हैं, हिंदुस्तान के बहुत कोने कोने से आपको सुन रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा हाँ, नसीब मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। आपका बहुत कीमती वक्त है, ये मैं जानती हूँ, और आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप काशी कला कस्तूरी को वक्त दिया, आप इस मंच पर आई, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आपके शुक्रिया अदा करती हूँ, और काशी कला कस्तूरी के सभी व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, आदाब करती हूँ, नमस्ते करती हूँ, सलाम करती हूँ। सब अपनी अपनी जगह पे खुश रहे, अच्छे रहे, अच्छे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर हमको जिंदा रहने का एक एहसास दे दिया, और हमें अपने पुराने तमाम लोगों से मिला के आज हमको एक नई जिंदगी दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, बहुत शुक्रिया। खुदा आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं हमारे सर पर हमेशा रहे, मेरे साथ रहे, क्योंकि उस्ताद की दुआएं हमेशा काम आती हैं। जिंदगी के हर रास्ते पर उस्ताद की दुआएं काम आती हैं। इन्हीं के साथ, इन्हीं ख्वाहिशात के साथ कि अल्लाह आपको अच्छा रखे। 2 दिन के बाद आपका बर्थडे है, हम लोग फिर मिलेंगे और बातें करेंगे उस दिन। तो इसी तरह इसी नए ख्वाहिशात के साथ हम सबसे विदा लेते हैं। आदाब, नमस्कार। लीव हो जाइएगा, तुम्हारा पास लीव हो जाइएगा, लीव हो जाइएगा, वहां से लीव बटन दबा दीजिए। तुम्हारा पास वहां से लीव बटन दबा दीजिए, भैया से कह दीजिए, बुलाएंगे उसे। लीव देखिए, उस पर लीव होगा। शबीर, बुलाना पड़ेगा उसे। हम यहाँ से बटन इस पे लीव होगा, लीव होगा, आप देख लीजिए।
हमारा आप इसको टच करिए, उस पे लीव होगा। बोल चलने दो, वो आएगा अपने कर लेगा। नहीं, इसको लीव करना होगा। कितनी चीजें शेयर अभी नहीं कर पाए। हाँ जी 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 जी। बहुत और सी ये इस पे चीजें लीव थी नहीं, आप शेयर बोलना नहीं चाहे तब तक वो आ रहे हैं, आप बोल सकती हैं, आप बोल सकती हैं तब तक। मैं है। चाहती हूँ आप तब तक बोल सकती हैं, ऐसा नहीं है, आप बोल दीजिए, तब से भैया आएंगे तब लीव हो जाएंगे। हाँ तो आप आवाज दे नहीं दीजिए। नहीं, बहुत सी चीजें होती हैं। आप कुछ खास चीज अगर कुछ कहना चाहती हैं तो आप जरूर कहिए। अगर आप कुछ खास चीजें कहना चाहती हैं तो आप जरूर बात। नहीं नहीं, फिर बातें अगर जिंदा रहे तो फिर कभी शेयर करेंगे। हाँ हाँ, अरे इंशाल्लाह। शेयर करने को तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। हाँ कभी जी जी। कभी अच्छा, अच्छा भैया को बहुत आप सी। आवाज दे दीजिए, भैया को आप आवाज दे दीजिए और लीव हो जाएगा। अच्छा अच्छा।